आइए शुरू करें। लीनियर अलजेब्रा का ये 20वां लेक्चर है और लीनियर डिपेंडेंस का ये तीसरा लेक्चर है। लीनियर डिपेंडेंस में 2 वीडियोज़ इसके पहले हम दे चुके हैं और फिलहाल तो हम एक थ्योरम उठाए हुए हैं जो कि फर्दर थियरी डेवलपमेंट में बहुत काम देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्दर थियरी डेवलपमेंट, इसलिए हमने 3 स्टार बना रखा है इसके ऊपर। इसको ध्यान से समझिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रिजल्ट को हमेशा के लिए याद रखिए। अ सेट एस ऑफ नॉन जीरो, ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज एल डी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा के। अल्फा के इसी में से कोई है, वो कौन हो सकता है? वो अल्फा 2 हो सकता है, अल्फा 3 हो सकता है एंड सो ऑन, या तो अल्फा n हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो k का वेरिएशन लिखा है, k वेरीज फ्रॉम 2 to n, यानी कि k बराबर 2 अल्फा 2 हो सकता है, k बराबर 3 अल्फा 3 हो सकता है और नहीं तो अल्फा n हो सकता है इन s, माने इसी में से कोई है अल्फा के। सच दैट अल्फा के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अल्फा के प्रीसीडिंग वेक्टर्स कौन कौन होंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा k माइनस 1 फुल स्टॉप। अब आइए इसका प्रूफ देखें, ठीक है ना। प्रूफ। इफ पार्ट, इफ पार्ट कैसे पकड़ते हैं? स्टेटमेंट को पढ़ो, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़ो और एक अर्थ निकालो, वही इफ पार्ट होता है। तो है कि एस इज एल डी इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा के विच इज एल सी ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो हम मान लें लेट there be a vector alpha k 2 less than or equal to k less than or equal to n in S such that alpha k is linear combination of its preceding vectors. its preceding vectors, अल्फ़ा के प्रीसीडिंग वेक्टर्स कौन कौन से होंगे? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा k माइनस 1। दस अल्फ़ा k इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज k माइनस 1 वेक्टर्स मीन्स दस देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 कामा a2 कामा सो ऑन कामा ak माइनस 1 से सच दैट अल्फा के इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस ak माइनस 1 अल्फा k माइनस 1, ठीक है ना। ऐसा इसको हम इधर ला रहे हैं तो जा जाएगा -1 इंटू अल्फा के इम्प्लाइज दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस ak माइनस 1 अल्फा k माइनस 1 प्लस ak अल्फा k इक्वल टू थीटा, जहाँ पर ak हमने किसकी जगह रखा है? -1 की जगह रखा है, जो कि 0 नहीं है। इस सिस्टम में कम से कम एक स्केलर ak नॉन जीरो है, इसलिए इस सिस्टम में जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट क्या होगा? LD। Since ak not equal to 0, therefore curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha k is LD। और हम जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि LD सेट का कोई भी सुपर सेट LD होगा। तो ये जो k है ना, ये इसके बारे में यहाँ लिख दें आप, 2 लेस देन आर इक्वल टू के लेस देन आर इक्वल टू एन, एन से छोटा है या एन के बराबर है।
तो अगर n के बराबर है तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, वैसे ही हम कह सकते हैं हर सेट अपने आप का सुपरसेट हो सकता है। तो उस रिजल्ट का पहले आप हवाला दीजिए कि वी नो दैट एवरी सुपरसेट ऑफ अ एलडी सेट इज एलडी we know that every superset of a linearly dependent set is linearly dependent। thus इसका सुपरसेट में लिख रहा हूं S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n इज आल्सो LD, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट, ओनली इफ पार्ट अब की बार जो आपने प्रूव किया है वो गिवन होगा और जो गिवन था उसको प्रूव करना होगा। केवल इफ पार्ट यदि आप सही से पहचान लीजिए तो ओनली पार्ट उसी का कन्वर्स कर दीजिए। लेट S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n बी LD। then we have to prove that there exists alpha k 2 less than or equal to k less than or equal to n in S which is LC of which is linear combination of its preceding vectors। preceding माने पूर्वगामी, पूर्ववर्ती, पहले आए हुए preceding vectors अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा के, यही प्रूव करना है। अब हम प्रूव कर रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करिए। S के सारे वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। सिंस each vector of S is non-zero, therefore we can say that the singleton set करली ब्रैकेट अल्फा 1 पहला वेक्टर लिया हमने इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी आप याद करें, आपको पहले रिजल्ट बताया जा चुका है। सिंगलेटन थीटा LD होता है और सिंगलेटन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर LI होता है। तो पहला नॉन जीरो वेक्टर लेके सिंगलेटन सेट बनाया और हमने दावा कर दिया कि ये LI है, ठीक है ना। अब एक एलिमेंट इसमें हम बढ़ाएंगे, पहले आप समझिए फिर लिखेंगे बाद में। एक एलिमेंट इसमें हम बढ़ा लिए और एक सेट बन गया हमारा सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ये तो LI था। अब एक बढ़ा लिए तो ये LD हो सकता है ना। यदि हो सकता है LD, अगर LD हो गया तो ठीक, और अगर ये LI पुनः है तो एक वेक्टर और इसमें ऐड करिए। अब ये LD हो गया तो ठीक, यदि LD नहीं हुआ तो फिर एक वेक्टर ऐड करिए। ये LD हो गया तो ठीक, और अगर LD नहीं हुआ तो एक वेक्टर फिर ऐड करिए। तो अगर हमको नहीं मिलता है कभी भी, अब वेक्टर हम ऐड करते चल रहे हैं और हमको LD सेट नहीं मिल पा रहा है, तो लास्ट होते होते हम कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ तक आ जाएंगे। तब तो LD सेट मिलेगा ही, ये लिखा हुआ है, तब तो LD सेट मिलेगा ही। यानी कि हमें LD सेट मिलेगा कब? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के यहाँ पर, माने k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस सेट इज LD। और जहाँ पर k क्या हो सकता है, देखो शुरू में हमने कहा था ना, ये तो LI है, तो अल्फा 2 लेने से LD मिल सकता है, यानी k बराबर 2 हो सकता है, k बराबर 3 हो सकता है, k बराबर 4 हो सकता है, और नहीं तो k बराबर n होगा ही होगा। तो k का जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 to n होगा। अगर बात समझ में आ गई तो आइए लिखा जाए। लेट k बी द लीस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर
such that curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha k is linearly dependent, then comma clearly comma 2 less than or equal to k less than or equal to n। थोड़ा मनन कर लीजिए। तो एलडी सेट फॉर्म हो गया, समझ रहे हो ना। चूंकि ये सेट एलडी है इसलिए हम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएंगे इन वेक्टर्स को लेकर के उसमें कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो जरूर होगा। अब आइए इसी बात को लिखें। सिंस curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha k is LD, therefore in the system A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AK alpha k equal to theta comma at least one scalar must be नॉन जीरो। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जुबान यही लिखा करिए, ज़्यादा ये इजी लैंग्वेज है, थोड़ा तरल है, इसमें तरलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब हम ये कह रहे हैं कि वो नॉन जीरो स्केलर ए के ही है और कोई नहीं है। हम दावा करते हैं कि वी क्लेम दैट ए के नॉट इक्वल टू जीरो फॉर इफ, ऐसा नहीं है, आइए जुटलाएं, इफ ए के इक्वल्स टू जीरो देन फ्रॉम 1 कामा A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AK minus 1 alpha k minus 1 plus AK की जगह हम जीरो लिख दिए, 0 अल्फा के इक्वल टू थीटा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्हीं वेक्टर्स के लिए है जिन वेक्टर्स का सेट LD है, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो होएगा ही होएगा। हम कह रहे थे कि यार AK नॉन जीरो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जीरो है, तो हमने लो जीरो कर दिया। तो इसमें जो गुण है वो बना रहेगा, गुण विशेषण वो लिख दीजिए क्या, विथ एट लीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर। implies that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AK minus 1 alpha k minus 1 प्लस ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा, और ये प्रॉपर्टी चलती रहेगी। कौन सी, विथ एट लीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर। implies that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AK minus 1 alpha k minus 1 equal to theta with at least one non-zero scalar। implies that curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha k minus 1 is linearly dependent ना, but it contradicts the fact that k is least positive integer for which
सेट कंटेनिंग अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा के इज LD। लिख दो तो फिर समझ में ज़्यादा आएगा। इट कंट्राडिक्ट्स, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ये लिखने से ही समझ में आता है और लिख लिख के पढ़ने से ही ये समझ में आता है, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते। इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट k is the least positive integer such that curly bracket अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा k -1 कामा अल्फा k इज LD। याद है ना, हमने कहा था कि ये अल्फा 1 में जो हम एक एक वेक्टर ऐड करते जा रहे हैं तो पहली बार हमको LD सेट कब मिलेगा, जब हम अल्फा k तक सारे वेक्टर इंक्लूड कर चुके होंगे। उसके पहले LD सेट नहीं मिलेगा और आप उसके पहले ही LD सेट प्राप्त कर लिए। यही बात का ये विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब जो हम क्लेम किए थे कि AK ही नॉन जीरो है वो सही था। 10 AK नॉट इक्वल टू 0 एंड सो फ्रॉम 1 में क्या लिखा था, 1 में क्या लिखा था, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AK -1 अल्फा k -1 प्लस AK अल्फा के इक्वल टू थीटा। यही तो था ना 1, इक्वेशन 1 में यही था। ठीक, तो अब जब AK नॉन जीरो है तो AK इन्वर्स से सभी में आप प्री मल्टीप्लाई करना है। तो सुविधा के लिए हम AK इन्वर्स को 1/AK लिख दे रहे हैं। 1/AK को भाग मत समझिएगा, भिन्न मत समझिएगा। 1/AK एक नोटेशन है, 1/AK माने AK का इन्वर्स। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा के इक्वल टू, चाहो तो नहीं लिखो, इसे ही बढ़ा दो ना। पहली बात तो ये सारे टर्म उधर जाकर निगेटिव हो जाएंगे, तो हो जाएगा -AK इन्वर्स इंटू A1 और इंटू अल्फा 1 प्लस -AK इन्वर्स इंटू A2 इंटू अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस -AK इन्वर्स AK -1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई अल्फा k -1। This implies that alpha k is linear combination of its preceding vectors alpha 1, alpha 2 and so on alpha k -1. It completes the proof. इसके बाद हम आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जानकारी थोड़ी दे दें, फिर न्यूमेरिकल्स शुरू करें। डिटर्मिनेंट अप्रोच भी है, मैट्रिक्स अप्रोच भी है। जहाँ डिटर्मिनेंट अप्रोच लग सके वहाँ उससे काम चला लीजिए, छोटा है। मैट्रिक्स अप्रोच थोड़ा बड़ा हो जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिटर्मिनेंट अप्रोच, डिटर्मिनेंट अप्रोच, ठीक है भाई। ए, होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम of linear equations। अब डिटर्मिनेंट की एक क्वालिटी तो आप खूबी जानते ही हैं कि जितनी रोज होती है उतना ही कॉलम्स।
यानी इक्वेशंस की संख्या उतनी ही रखेंगे जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे। तो हम 3/3 में लिख दे रहे हैं, थोड़ा लिखने में जगह कम होगा, समय कम लगेगा। बकिया उसी को अगर 4/4 मिलेगा तो जनरल और बढ़ा लीजिएगा, एक्सटेंड कर लीजिएगा। A11 3/3 में हम लिख रहे हैं, इसलिए x1 लिख के हम x लिख दे रहे हैं, प्लस A12 y प्लस A13 z इक्वल टू 0। A21 x प्लस, अब 3 से ज़्यादा है तो मान लीजिए फिर x1 x2 x3 x4 ऐसे लिख दीजिएगा ना। A22 y प्लस A23 z इक्वल टू 0। A31 x प्लस A32 y प्लस A33 z इक्वल टू 0। इक्वेशंस की संख्या 3 है और अननोन्स की संख्या भी 3 है। x y z 3 अननोन है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशंस का ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें अननोन वेरिएबल्स की संख्या कितनी है? 3। उसे n से डिनोट करते हैं। जब भी कोई सिस्टम लिखिए तो यहाँ ब्रैकेट में अननोन्स की संख्या, अननोन वेरिएबल्स की संख्या वहाँ लिख देना चाहिए। होमोजेनस सिस्टम की क्या पहचान है? कि बाईं तरफ प्योर कांस्टेंट टर्म ना हो और दाहिनी तरफ सभी में जीरो हो, तो इसी को बोलते हैं होमोजेनस सिस्टम। इस सिस्टम के पास जीरो सोल्यूशन सदैव होगा। जीरो सोल्यूशन माने x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये सोल्यूशंस हैं। इन्हें जीरो सोल्यूशंस या ट्रिवियल सोल्यूशंस भी कहते हैं। रख के देखो, x0 y0 z0 तीनों इक्वेशंस में रखो, तीनों सेटिस्फाइड होंगी ना। इसलिए होमोजेनस सिस्टम सोल्यूशन रखने के नाम पर गरीब नहीं होता है। होमोजेनस सिस्टम के पास हमेशा सोल्यूशन होता है। इसके पास सोल्यूशन न हो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पास जीरो सोल्यूशंस हमेशा होता है। तो प्रश्न क्या उठेगा? प्रश्न ये उठेगा कि इस सिस्टम के पास नॉन जीरो सोल्यूशन होगा कि नहीं। सोल्यूशन तो होगा ही, कौन? जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन होगा कि नहीं, प्रश्न ये उठेगा। तो ये सब बातें मैं लिख दे रहा हूं। दिस सिस्टम हैज zero solutions always। This system has non-zero solutions if d equal to 0, where d equals to determinant of coefficient. D is determinant of coefficients. यानी कि D इक्वल टू डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा। फिर सॉल्व कैसे करेंगे? फिर सॉल्व क्या करते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल वाले को दाहिने कर दो, मान लो x और y वाले को बाएं रख दो, z वाले को दाहिने कर लो, और फिर क्रैमर के नियम से सॉल्व कर लो। क्रैमर्स रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इफ d नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम हैज जीरो सोल्यूशंस ओनली। फिर इसके पास नॉन जीरो सोल्यूशंस नहीं होगा, जीरो सोल्यूशंस ओनली।